जय श्री राम। नड्डा जी को 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 जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें और सभी से मेरा आग्रह है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो पलक फावड़े आपने बिछाए हैं, जो तरह तरह के नृत्य के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ आप अभिवादन करने के लिए आए हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करता हूं कि ये सब आपको देखने के लिए ललायित हैं और ये इस बात के लिए उत्साहित हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक झलक हमें पड़े। और आप सभी को मैं आग्रह करता हूं अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से मेरा आग्रह है, ये ढोल नगाड़े बंद करें और सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जहां स्थान मिले वहां वहीं बैठ जाएं। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, आपका अभिवादन है। मैं इसी श्रृंखला में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे राजस्थान की परंपरा अनुसार साफा बंधवाकर और एक फूलों का गुच्छा देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिवादन करें और स्वागत करें। माननीय सीपी जोशी जी से आग्रह है मेरा। भैया 1 मिनट आप लोग चुप होकर बैठ जाइए, माननीय अध्यक्ष जी का अभिवादन हो रहा है। माननीय इस राजस्थान की वीरों की धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मोमेंटो देकर हमारे लीडर ऑफ पोजीशन राजेंद्र राठौर जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, अर्जुन मेघवाल जी, सतीश पूनिया जी, आप सभी से आग्रह है कि महाराणा प्रताप का मोमेंटो देकर अभिवादन करें। और महाराणा प्रताप जिन्होंने राजस्थान के अंदर मुगलों से लगातार लोहा लिया, जिनके हाथ में तलवार, चेतक पर सवार वो महाराणा प्रताप। एक बार जोर से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप अभिवादन करें। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। माननीय धन्यवाद। आप सभी से मेरा आग्रह अपना अपना स्थान ग्रहण करें। विधानसभा में हमारे राजस्थान की आवाज बुलंद करने वाले, सदन पर राजस्थान की जनता की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे जुझारू नेता को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए, अपना उद्बोधन दे। माननीय राजेंद्र राठौर जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। वीरभूमि राजस्थान में इस लोकतंत्र के महासमर का शंखनाद करने आए इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़ी पार्टी के अगवा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नड्डा जी मंच पर विराजे। इस विशाल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष
श्रीमान सीपी जोशी जी, हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, और हमारे बीच में सुदूर गुजरात से चलकर आए जो किसानों के दमदार नेता हैं, इस चुनावी समर में हमारे सह प्रभारी बनकर आए नितिन जी, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ और वरिष्ठ नेतागण और इस लोकतांत्रिक युद्ध के साक्षी बनने आए इस गुलाबी नगरी की इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, आज हमें नहीं सहेगा राजस्थान, क्यों सहेगा राजस्थान, इस बात की शुरुआत करने आए हैं। बंधुओं, आपको मालूम है गहलोत की सरकार के अब काम के 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बाद राजस्थान आचार संहिता की गिरफ्त में आ जाएगा और इन वर्षों में हमने इस राजस्थान को अपमानित होते देखा है। राजस्थान का इतिहास, पन्ना धाय का इतिहास, मीरा का इतिहास, पद्मनी का इतिहास सरसरम से झुक जाता है। कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता जब कोई न कोई निर्भया कांड का राजस्थान में कहीं न कहीं आकार नहीं लेती। अभी 2 दिन पहले आपने हिंडौन की घटना सुनी। दलित बेटी का अपहरण होता है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और 30 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। खाजूवाला में रक्षक भक्षक बन जाते हैं। हमारी दलित बेटी से बलात्कार पुलिस के कांस्टेबल करते हैं। मैं क्या बात कहूं। और इसलिए भाइयों, अब क्यों सहेगा राजस्थान? हमें मर्दानगी से जवाब देना है उस सरकार को जिस सरकार के मंत्री विधानसभा में कहते हैं बलात्कार इसलिए होता है ये मर्दों का प्रदेश है। इस सड़ी गली सरकार को अब एक बार जोर का धक्का मारने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा भरतपुर की घटना, पुलिस की अमृतसर में गैंगस्टर दूसरे को मार रहे हैं। पुलिस की पिटाई रोज हो रही है। पुलिस माफियों के सामने नतमस्तक है। यही वो पुलिस है, यही वो राजस्थान है जहां पीएफआई की रैली की अनुमति अशोक गहलोत देते हैं और कन्हैया लाल उसका सर कलम होता है, सुरक्षा की गुहार लगाता रहता है। अब क्यों सहेगा राजस्थान? हमारे रहते हुए आज राजस्थान में किसानों की कर्जा माफी की बात दूर की कौड़ी साबित हुई है। आप और हमारे सामने विधानसभा में सरकार ने खुद ने मान लिया 19,600 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। 1,64,000 किसानों के खाते एनपीए हो गए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये लंपी के कांड से गोयम काल कलवित हुई और हमने देखा मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था हम 40,000 रुपए प्रति गाय को देंगे। 5,13,000 गायों में 40-41,000 को देके अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। धोखों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार। राजस्थान के सचिवालय में जहां फाइलें सस्ती है वहां फाइलों की जगह पर नकदी नोट मिलते हैं, सोने के बिस्कुट मिलते हैं। रवि कल ही गोपाल केशवत जो चरखा काट रहे थे परसों कांग्रेस कमेटी की सभा में, वो चांदी के तार ढूंढ रहे थे, वो भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। इसलिए भाइयों, मैं यही कहूंगा, ये वो बड़ी सरकार जिसने राजस्थान के नौजवानों के अरमानों को तार तार किया है। राजस्थान में हर नौकरी बिकी है, हर पेपर लीक हुआ है, तो क्यों सहेगा राजस्थान इस वीक सरकार को? इसलिए आज का दिन हमारे सब के लिए युद्ध का दिन है, युद्ध संकनाद का दिन है। हमारे बीच में हमारे मुखिया जिस अभियान का आज शुरुआत करेंगे, हम गांव में जाएंगे, ठाणी में जाएंगे, लोगों को कहेंगे इस भ्रष्ट सरकार को, इस लुटेरी सरकार को, इस ऐसी सरकार जहां बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, अब नहीं सहेगा राजस्थान।
मैं मेरी बात समाप्त करूं, एक ही बात कहूंगा, मैं नारा लगाऊं, मेरे साथ दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, बहन बेटियों का अपमान। मजा नहीं आया भाई? ये राजस्थान राणा प्रताप का प्रदेश है। बहन बेटियों का अपमान, किसानों का ये अपमान, दलितों का ये अपमान, सब मिलकर के जोर से बोलो, नहीं सहेगा राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राजेंद्र जी भाई साहब। इसके बाद मैं कांग्रेस सरकार को हमेशा अपनी पुरानी योजनाओं की याद दिलाने वाली हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना उद्बोधन दें। भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने यहाँ हम सब के बीच में पधारे हैं। ये वो लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं जिनका आप सबसे मैं स्वागत जोरदार तरीके से कराना चाहती हूँ। ताली बजा के सब लोग नड्डा जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे साथ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी, हमारी विजया जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, उपनेता श्री सतीश जी पूनिया, सह प्रभारी आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं और मैं हम सब की ओर से उनका स्वागत करना चाहती हूं, नितिन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, सांसद रामचरण जी, घनश्याम जी, राज्यवर्धन जी, राजेंद्र गहलोत जी, राष्ट्रीय मंत्री अलका जी, और सबसे जोरदार आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सब बंधुवर्ग, हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनें, सब बुजुर्गगण, सब लोग जहाँ उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले आप सबका प्रणाम। आज के इस मंच से मैं ये अवसर लेना चाहती हूँ और इसके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहती हूं, जिन्होंने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा वहां का सर्वोच्च पुरस्कार जो है ग्रैंड क्रॉस, उसका है लीजन ऑफ ऑनर करके, बहुत बड़ा सम्मान है, उनसे उनको सम्मानित किया है अभी फ्रांस ने। मैं समझती हूँ कितना बड़ा है, इसके लिए हम लोग सबको ध्यान देना चाहिए। सबको गर्व है कि आज हमारे प्रधानमंत्री को इतना बड़ा ऑनर मिला। इस अवसर पर चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पर भी हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कार्य आज मैंने हुआ है। हम सब यहाँ नड्डा जी के मार्गदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब उनको अच्छी तरह से और गौर से यहाँ सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहती हूँ, परंतु मैं 2-3 मुद्दों के ऊपर आप सबका ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूँगी। ये बात तो उठेगी कि पिछले 4.5 साल के अंदर जिस सरकार ने हमारे प्रदेश को चलाया है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डूब करके जनता की तरफ न ध्यान देते हुए अपने को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, वो अपने मंत्रियों को और अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। आप राजस्थान के ढाणी नड्डा जी, आप चले जाओगे ढाणी के अंदर, छोटे छोटे नगर के अंदर, और आप लोगों से पूछेंगे कि इस सरकार की सबसे बड़ा काम क्या हुआ है इस 4.5 साल में,
तो सब आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार एक ऐसा जोरदार भ्रष्टाचार है कि कोई भी कार्य, कोई भी काम आज के दिन के अंदर हम बिना रिश्वत दिए कर नहीं सकते। अपने आप को तो इनने मजबूत बना लिया, परंतु हमारी सरकार और इस प्रदेश की सरकार ढीली होती गई है। आपको सबको याद होगा कि अपन लोगों ने जब सरकार चलाई थी तो उस समय हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से राजस्थान को अग्रणी प्रदेश के स्तर पे लेवल पे ले जाने का हम लोग कोशिश करें। जो पुरानी आदतें इनकी थी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, उसको रोक करके पैसा को बचा के राजस्थान की जनता को किस तरीके से मजबूत किया जाए। और आज आपको ये देखने में मिल रहा है कि जोरदार लूट चारों ओर, जहां भी आप देख रहे हो वहां लूट खसोट मची हुई है। सरकार के दफ्तर के अंदर भी जब आपको पैसा और सोना मिलता है तो इससे और क्या वाहियात चीज हो सकती है। कुछ दिन पहले गहलोत की सरकार ने तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए जब कांग्रेस के एक पूर्व राज्य मंत्री करीबन 18 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए। ये अभी की बात है। कानून व्यवस्था की बात करो तो सबसे नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर कोई है तो हम। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, दुष्कर्म, गैंग वॉर, लूट, हत्या, नाम लो आप, वो सब हम लोगों ने कर लिया है और सब सर्वाधिक है। धर्म परिवर्तन हो रहा है। शांति प्रिय राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक लहरें आपको देखने को मिल रही हैं। इस सरकार की नाकामियां तो उजागर हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है वो कार्यक्रम है जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक नहीं सहेगा राजस्थान के नाम से सबके बीच में पहुंचेगा और जो ये कांग्रेस ने काम किया है वो सब तक पहुंचा के उनको उजागर करने का काम करेगा। नाकामियां उसके साथ साथ क्या काम जो मोदी जी ने किए हैं उनको आपको जनता तक पहुंचाने का काम करना है। छोटे छोटे काम पर बहुत बड़ा उनका असर। किसान के खाते में जमा हो रहा है 6,000 रुपया, वो लोगों के बीच में पहुंचा है। गरीबों के घर बन रहे हैं। भारत में कोई भूखा न सोए, उसको ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण योजना, मुफ्त अनाज सब लोगों को मिल रहा है। और चुनाव में मुफ्त की बात तो अपन जब कर ही रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि मुफ्त योजना में कांग्रेस चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो अपने को लेने की कोशिश है अपने हाथ में। आज इसकी काट हम मोदी जी के अच्छे काम से कर सकते हैं। भामाशाह योजना जो अपन लोगों ने की थी उसके बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। उनकी चिरंजीव योजना उसको बंद, अपनी भामाशाह योजना उसको बंद करके चिरंजीव योजना उनने चालू की। क्या मिल रहा है चिरंजीव योजना के अंदर जिसमें आपने 25 लाख तक उसको पहुंचाने का काम किया। अरे एक गरीब जिसने दवाई के लिए अस्पताल में आप भर्ती होने का काम किया तो उसके ऊपर करीबन 12,000 रुपया से ज्यादा किसी को नहीं मिला है, किसी के ऊपर भी खर्च नहीं हुआ है। ये तो कहने की बातें हैं। अन्नपूर्णा रसोई हम लोगों ने चालू किया था, उस अन्नपूर्णा रसोई की जगह में इंदिरा रसोई, नाम बदलने का काम, पर नाम बदल के क्वालिटी भी, आपकी गुणवत्ता भी वो नहीं मिल रही है। कहां कहां आप लोगों ने किचन खोल के रख दिए हैं और जो वहां खाना मिलता है वो यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं से आप लोग पूछ सकते हो कि वो खाना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मिला करता था उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। बिजली की दरों में कहां से कहां आसमान छूने वाले दर हो गए और फ्यूल सरचार्ज 6 गुना बढ़ चुका है। 100 यूनिट बिजली वो कहते हैं फ्री मिला है, पर ये सब होने के बाद फ्री बिजली का मतलब क्या? जब बिजली मिलती नहीं है गांव के अंदर तो फ्री बिजली का मतलब क्या है? जिधर देखो उधर अराजकता का माहौल है। हर वर्ग सड़क पर आ रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं। कल कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ विधायक ने बताया और एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बात तो सुनी नहीं जाती तो मैं विधानसभा में जाऊं क्यों? ये तो उन्हीं के लोगों की बातें हैं। जिस सरकार में विधायक ही ये बात करता है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो जनरल जनता की क्या हो रही होगी? आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए।
पेपर लीक भाइयों, मेरे को तो रोना आता है जब मैं ये सोचती हूँ कि 19 पेपर्स लीक हुए हैं। 40 लाख से ज्यादा हमारे लोगों ने, छात्र जो हैं वो लोग प्रभावित हुए हैं। उनकी जिंदगी कैसे कैसे बर्बाद हुई है वो आप लोग सबको, आप सबके सामने है। और पिछले 4 साल में ही इतना सब काम हुआ है। हमारे बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सरकार से आहत प्रदेश है। अब ये समय है जब आप उनके बीच में पहुंचे, उनका हाथ पकड़ें, उनके आंसू पहुंचे और उनको अपनी बात को कहने का ये मौका लें। एक कार्यकर्ता ने मुझे 2 पंक्ति लेकर भेजी थी जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ और मैं आपको समर्पित करती हूँ। ये मौका है, इस मौके को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। वो लिखता है मुझे, युवा पीड़ित है, किसान पीड़ित है, युवा पीड़ित है किसान, दलित दुखी है, महिला है परेशान, कदम कदम पर सबका है अपमान। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा। जोर से बोलो भाई, तब मालूम पड़ेगी। नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। आप सबको एक जोरदार नारा इनके सामने अपन करेंगे, आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि गूंजे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और इस राजस्थान की लड़ाई हम लड़ेंगे और जूझ करके, लड़ करके हम कमल को खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेंगे। ये हम सब एक एक जो यहाँ बैठे हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये याद दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि नड्डा जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चलेगी और ये परिवर्तन करने में पूरी तरह से कामयाब होगी। आपको बहुत बहुत सबको धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी। इसके बाद मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने 3.5 महीने में राजस्थान के अंदर सैकड़ों आंदोलन किए, पूरे राजस्थान का दौरा किया, विधानसभावार दौरा किया, माननीय ऐसे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए, एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ भाई साहब का अभिवादन करें। भारत माता की। अरे भैया जोर से बोलो जरा, जो दौर है दुनिया का उस दौर से बोलो। और ये राजस्थान में बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। बोले भारत माता की, भारत माता की। ये गूंगी और बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन की शुरुआत के उस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार के मुखिया, हम सब के मार्गदर्शक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब आज इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। इस राजस्थान की वीर धरा पर एक बार जोरदार ताली से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करें। ताली जरा जोर से बजनी चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल साहब, हमारे सह प्रभारी आदरणीय विजया जी, हमारे चुनाव के सह प्रभारी और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय नितिन पटेल जी, यहाँ उपस्थित हमारे उपनेता आदरणीय सतीश जी भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय अलका जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय अशोक प्रणामी जी, हमारे सांसद माननीय रामचंद्र बोरा जी, माननीय राज्यवर्धन सिंह जी, आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब,
आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते हैं, ऐसे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, तमाम हमारे पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित देवतुल्य जनता जनार्दन, पत्रकार बंधुओं, मैं आज इस गणेश जी की धरती पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि इस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को, इस नकारा और निकम्मी सरकार को, जो सरकार जिस वादों की बुनियाद के आधार पर चुन के आई, वो हर मामले में आज फेल साबित हुई और इसीलिए नहीं सहेगा राजस्थान। एक ऐसे कैंपेन की शुरुआत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों हो रही है। आज मेरे पूर्व के वक्ताओं ने ये नहीं सहेगा राजस्थान आखिर क्यों, एक तरफ वो दिल्ली की सरकार है और उसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और जो 60 सालों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 9 वर्ष में करके दिखाया है। अरे हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम अपने जीवन में प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर अपनी आंखों से देख पाएंगे क्या। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में एक ऐसी सरकार जिन वादों की बुनियाद पर चुन के आई, वो हर वादे पर विफल साबित हुई, और इसलिए राजस्थान की जनता त्राहिमाम, जब आश्चर्य होता है कि अलाकमान को मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं, मंत्रियों को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, और इस सरकार पर राजस्थान की जनता का विश्वास नहीं। मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली से बुलावा आता है, कोई बहाना बना लेते हैं, कोई तो हाथ का अंगूठा दिखाते हैं, अब की बार इन्होंने पैर का अंगूठा दिखा दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, जब सचिन पायलट जी के 20 विधायकों को, उनके जिन्होंने हरीश साल्वे जी को वकील किया, और आपने पता किया कि इतने बड़े वकील के पास इतनी फीस कौन देगा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, ये सलमान खुर्शीद साहब को सुरेश जाका से किसने मिलाया और उससे फीस कहां से जा रही है, और ये बड़ा पैसा कहां से आ रहा है, इसकी भी जांच करा दीजिए, तो राजस्थान के युवाओं में लगेगा कि कुछ तो ये कर रहे हैं। मुझे लगता है बाबूलाल कटारा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं गिरफ्तारी के बाद कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर आरपीएससी का सदस्य बना हूं। जारोली जी कह रहे हैं कि मुझे हटाया, लेकिन मैं छोटा मोरा हूं, इसकी डोर ऊपर तक है। आखिर ये डोर कहां तक है, और ये राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम आपने किया है। मुझे लगता है ये सियासत है कि लानत है सियासत पे। खुद ही मुजरिम बने, कानून बनाने वाले एक पूर्व कानून मंत्री राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब करने वालों के साथ वहां वकील खड़ा हुआ है। अच्छा होता अगर ये वकील राजस्थान के जयपुर में बम ब्लास्ट वालों के लिए खड़ा कर देते, तो राजस्थान की जनता थोड़ा विश्वास करती है। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, राजेंद्र सिंह जी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिभा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी। वह एक ऐसा प्रतीक है जिन्होंने कभी मुगलों के सामने न झुके, न समर्पण किया, संघर्ष किया, लेकिन मुगलों को कभी राजस्थान में पांव नहीं रखने दिया। इस मुगलिया प्रेमी सरकार को उखाड़ फेंकने का ये नहीं सहेगा राजस्थान। आज ये कैंपेन की शुरुआत हो रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि 4.5 वर्षों में जो पाप आपने किया है, सबसे महंगा और पेट्रोल डीजल बढ़ाने का, राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य को खराब करने का, सर तन से जुदा ऐसी हत्याएं राजस्थान से कभी नहीं देखी। ऐसी काम भी राजस्थान की जनता ने देखा है। किसानों का वादा खिलाफी होते हुए भी देखा है। इसलिए एक आंसू भी हुकूमत के लिए
एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं, राजस्थान में तो आंखों में समुंदर आ गया। ये चीख आपको दिखाई नहीं देती उस कन्हैयालाल पारीक की, जिसने आत्महत्या कर ली और पिता को कहा कि आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, पिताजी मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। और ऐसे हजारों लाखों लोग, वो कन्हैयालाल कड़ेल जिन्होंने लाइव आत्महत्या कर ली कि मुख्यमंत्री जी आपने हमारा कर्जा माफ नहीं किया, ये नहीं सहेगा राजस्थान, उस बात का है। और इस बात के आदरणीय साक्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आपके हाथों इसकी शुरुआत हो रही है और ये विश्वास है कैंपेन हर गांव और चौपाल तक जाएगा। युवा वाहन रैली निकालेगा। किरोड़ी लाल जी को एफआईआर लॉन्च कराने के लिए सड़क पर बैठना पड़ा। ये कहते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर लॉन्च करा दो, एक सांसद को सड़क पर बैठना पड़े एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, ये कौन सी दोहरा चाल है आपका। लेकिन अब जनता आपका चाल और चरित्र समझ गई है। इस राजस्थान की नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी के लिए एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। अरे थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती तो आप स्वयं इतने काले कारनामों के बाद कुर्सी छोड़ देते। अरे कुर्सी है तुम्हारा, यह जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते। अब ये जनता उतारने के लिए बैठी है। मित्रों, यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हैं कि जन जन ने ठान लिया है राजस्थान की इस वीर धरा पर, राजस्थान के करोड़ों जनता ने ये ठान लिया है कि इस राजस्थान की इस मुगलिया प्रेमी सरकार को, इस निकारा और निगम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। तैयार हैं हम सब लोग? तो उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मित्रों, जिसके लिए हम लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं, जिस अभियान की शुरुआत आज होने वाली है, नहीं सहेगा राजस्थान, उस अभियान के शुभारंभ के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करता हूं, रिमोट का बटन दबाकर नहीं सहेगा राजस्थान का शुभारंभ करें और इस राजस्थान सरकार को भगाने की शुरुआत करें। चले हैं जुल्म दम घुटने लगे, चीत्कार उठी और आंसू बहने लगे, जल जल के तन मन ये कहने लगे, अब अलग यही हर और जगह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, चरम है अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। जीवन में अंधियारों छायो, कर्जा में परदेश डुबायो, स्कीम रजाल फैलायो, अत्याचार नहीं सहेंगे कर दी जो ऐलान, चरम पे अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, चरम पे अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। पिटवायो चोरी लूट खसोटरो धंधो है गरमायो, राजस्थान अपराध रो गड़बड़ गो, महिला को नहीं सुरक्षित, जमीन छिनकी युवा मर रिया, छायो कालो सायो, कन्हैया लाल रो कटयो सर, चीख चीख ने बोले रक्षा मान रही, अगर वारस मैं है आए। प्रदेश में जंगल राज फैलाया, गंगों में अपना बदलाया, दिवाली के दीप बुझाए, राम की नवमी को रुकवाया, समता पे अत्याचार हो रिया, लुट रही है थाकिया, चरम पे अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, चरम पे अपमान नहीं सहेगा राजस्थान।
शिक्षा को भी तरसाया। बदली की पीड़ा ने मत भूल जो नौजवान, सत्तारा गलियारा तक पहुंचा दी जो पैगाम, पहुंचा दी जो पैगाम। चरम है अपमान, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान। चरम है अपमान, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं धन्यवाद। माननीय राजस्थान की फेल सरकार को हटाने के लिए अभियान से जुड़ें। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से सबसे आग्रह करूंगा, इस सरकार का फेल कार्ड जारी करने के लिए आप लोग अपने स्थान पर खड़े हों। इस सरकार का फेल कार्ड जारी करने के लिए, ये वो सरकार जो हर मोर्चे पर फेल रही है, ये वो सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई है, ये वो सरकार जिसने दलितों को सुरक्षा नहीं दी, ये वो सरकार जिसने झूठ की सारी सीमाएं पार कर दी, उसका फेल कार्ड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान। इस फेलियर सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान। ऐसे संकल्प के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा फेल कार्ड जारी किया गया। इसी श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, इस देश के अंदर हम वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर इस सरकार ने वीरांगनाओं का अपमान किया है। ऐसी हमारी दो वीरांगना बहनें मंजू जाट और मधुबाला जी से मैं आग्रह करूंगा वो मंच पर आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका स्वयं सम्मान करेंगे। मधुबाला और मंजू जाट, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका शॉल उड़ाकर सम्मान करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। इस देश में हम लोग वीरांगनाओं की पूजा करते हैं और इस प्रदेश के अंदर ये मुख्यमंत्री वीरांगनाओं का अपमान करते हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरांगनाओं का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की, भारत माता की। इसी श्रृंखला में ये वीरांगनाएं इन बहनों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी पीड़ा सुनाई, अपना दर्द बताया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पूरे देश के अंदर लगातार चराइए तू के संकल्प के साथ दौड़ते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ तक, हर पन्ने तक पहुंचाने की जिनकी संकल्पना हम सब लोगों के साथ मिलकर हम पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको आशीर्वाद दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार जोरदार तालियां बजा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिवादन करें। माता की। सभी मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस नहीं सहेगा राजस्थान के महारैली में मंच पर उपस्थित पार्टी के बहुत ही जुझारू और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय सीपी जोशी जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और पूर्व में मुख्यमंत्री रही सम्माननीय
बहन वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौर जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी, हमारे चुनाव के सह प्रभारी नितिन पटेल जी, बहन विजय राहटकर जी, हमारे वरिष्ठ साथी और पूर्व में अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी, भारत सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे यहाँ के सांसद रामचंद्र बोहरा जी, राजवर्धन सिंह राठौर जी, घनश्याम तिवारी जी, राघव शर्मा जी, रामानंद शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी, हमारे किरोड़ीलाल मीना जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और यहाँ इस महारैली में जिसका नाम आपने दिया है नहीं सहेगा राजस्थान, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं जब जयपुर में आया हूं तो सबसे पहले तो मोती डुंगरी गणेश मंदिर हमारे गोविंद देव जी को नमस्कार करके मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। गलता माता जी मंदिर को भी मैं नमन करता हूं और इसके साथ साथ हमारे वीरों की भूमि, शौर्य की भूमि, तपस्वियों की भूमि, सामाजिक चेतना लाने वाली भूमि, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाली ऐसी वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद देकर के अपनी बात को प्रारंभ। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी। आखिर ये क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ा कि हम नहीं सहेगा राजस्थान, इस बात को लेकर महारैली भी करेंगे और कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। इसका कारण है कि ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, ये गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। ये सरकार लूट लेने वाली सरकार है, ये सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है, ये सरकार कुशासन लाने वाली सरकार है और ऐसी सरकार को बिल्कुल भी एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है और आने वाले नवंबर में आप इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, अभी अभी हमने एक फेल कार्ड का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। राजस्थान का 5 साल के अंदर रिकॉर्ड क्या है? कौन से आयाम, कौन से काम गहलोत सरकार ने किए हैं? उल्टे गहलोत सरकार ने कुशासन के झंडे झुलाने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया। अगर भ्रष्टाचार में किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो गहलोत सरकार ने किया। और उसी को बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान में आता है कि चाहे दलितों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो, बच्चों पर अत्याचार हो, सभी में राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया। और इसलिए हमने तय किया है कि नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पर कैंपेन को चलाकर 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हम काम करेंगे। हर पंचायत में जाएंगे, हर ढाणी में जाएंगे,
जनता को पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार लाएंगे, राजस्थान की सरकार बनाएंगे। इसको हमको आगे बढ़ाना है और इसी बात को लेकर के हम आगे चलेंगे। मित्रों, ये यूपीए की सरकार, ये यूपीए क्या है? ये यूपीए है, यू स्टैंड फॉर उत्पीड़न। उत्पीड़न करने वाली सरकार है तो वो यूपीए की यू है। और अगर हम पी की बात करें तो पक्षपात करने वाली सरकार है तो वह भी यही यूपीए सरकार है। और ए है तो वह अत्याचार करने वाली सरकार भी यही सरकार है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो आपके सामने थाना गाजी का गैंगरेप आपके ध्यान में होगा। ये थाना गाजी का गैंगरेप परिवार के सामने, पति के सामने गैंगरेप हुआ और कोई सुध लेने वाला नहीं। प्रशासन ने एफआईआर करने में भी कोताही करने का काम करती है तो ये यहां की सरकार है। अगर मैं बात करूं आलापुरा के और अलवर की घटना के, जहां एक मजहबी सिख की बच्ची को उसका गैंगरेप हुआ, उसके साथ गलत बर्ताव हुआ और बाद में उसका मर्डर हुआ, यह भी हम सबके सामने है। अगर मैं बात करूं खाजूवाला के दलित युवती के साथ गैंगरेप, जहां पुलिस वाले ही यानी रक्षक ही भक्षक बन गए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बाद में एफआईआर करने में भी गुरेजी की गई। यह है गहलोत की सरकार। और आपको ध्यान में होगा ना कि एक कांग्रेस का नेता, शायद मंत्री थे, जो विधानसभा में मंत्री थे, मंत्री हैं, वो विधानसभा में कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में मुझे उनके वाक्य बोलने में भी शर्म आती है। इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग करने का काम वो करते हैं। अभी जो करौली में जो घटना घटी है अभी 2 दिन पहले, ये घटना मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। पहले अपहरण होता है और उसके बाद रेप होता है, फिर गोली से मार दिया जाता है, फिर एसिड से जलाया जाता है और फिर कुएं में डाल दिया जाता है और उसको हर तरीके से केस को दबाने का काम करती है तो गहलोत सरकार करती है। यह यहां का कुशासन है, यह यहां का कुशासन है। दौसा में अपहरण हुआ, अपहरण करने के बीच में जब माता पिता पड़े उसको रोकने के लिए, तो पिता को कुचल डाला और माता को अटैक करके घायल कर दिया। यह स्थिति की गई और अपहरण करके ले गए। यह भी हम सबके सामने है। बताइए ये उत्पीड़न है कि नहीं है? बताइए ये उत्पीड़न है कि नहीं है? इसके खिलाफ आवाज उठानी है कि नहीं है? और जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, इनको जेल के पीछे डालना है कि नहीं डालना है? इनको सजा दिलानी है कि नहीं दिलानी है? और नवंबर में इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये उत्पीड़न करने वाली सरकार को हमको जवाब देना पड़ेगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं, आज लगभग प्रतिदिन 18-19 रेप केसेस हो रहे हैं। प्रतिदिन 5 से 7 मर्डर हो रहे हैं। 24,000 से ज्यादा महिलाओं का दुष्कर्म हुआ है, ऐसा रिकॉर्ड हुआ है। और जयपुर में 2-3 किलोमीटर के अंदर ही महिला के आत्मदाह का भी केस हम लोग के सामने आया है। ये कैसा राजस्थान जो संस्कृति के लिए जाना गया, जो राजस्थान शांति के लिए जाना गया, जो राजस्थान भाईचारे के लिए जाना गया, जो राजस्थान विकास के लिए जाना गया, आज वहां महिला उत्पीड़न चरम शिखर पर है। चरम सीमाएं, सारी सीमाएं पार कर रही है, सीमाएं लांघ रही है।
ऐसे को मुंह तोड़ जवाब देना राजस्थान की जनता की जिम्मेवारी है। इसलिए अब राजस्थान की जनता नहीं सहने वाली है इस गहलोत सरकार को, यह भी हमको स्पष्ट संदेश देना है। मित्रों, मुझे बताया गया कि लगभग 1,90,000 महिलाओं की घटनाएं घटी। अगर मैं पक्षपात की बात करूं तो न्याय और तुष्टीकरण वह भी हम सबके ध्यान में है। यहीं जयपुर में जयपुर बम ब्लास्ट का केस हुआ था। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। केस को फास्ट ट्रैक में डाला गया। समय रहने के अंदर लोअर कोर्ट में जयपुर बम ब्लास्ट के कातिलों को, टेररिस्टों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो लंबे समय तक सुनवाई टलती रही। हमारा एडवोकेट जनरल नहीं गया और नहीं जाने के कारण केस ढीला पड़ गया, तुष्टीकरण हुआ और वोट बैंक के खातिर गहलोत सरकार पर और गहलोत पर मैं आरोप लगाता हूं कि उन्होंने तुष्टीकरण किया और जयपुर बम ब्लास्ट केस के कातिलों को छोड़ने में मदद दी गई और फांसी की सजा उनकी समाप्त हो गई। यह स्थिति ला करके खड़ी की। बताइए, ऐसे पक्षपातपूर्ण रहने वाले राजा को रखना है क्या? ऐसे मुख्यमंत्री को रहने देना है क्या? आज राजस्थान में दंगों की संख्या 1,200 1200 से ज्यादा दंगों की संख्या हो गई और उसी तरीके से बड़ी संख्या में ये जो दंगई हैं इनको भी छोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वह गहलोत सरकार ने किया। अभी अभी मुझे पता लगा कि एक पूर्व में राज्य मंत्री का दर्जा लेने वाला व्यक्ति 18 लाख रुपए के रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। 18 लाख के रिश्वत के साथ, और उसके केस को भी दबाने का काम गहलोत सरकार कर रही है। यह भी हमको ध्यान रखना है। अगर मैं अत्याचार की बात करूं तो 19,500 किसानों की भूमि कुर्क की गई है कि नहीं की गई है? की गई है कि नहीं की गई है? ये जो राहुल गांधी आके बोलते थे 1, 2, 3, 4 और किसानों का कर्जा माफ, आज 19,500 किसानों के जमीनें कुर्क करने का काम किया है तो वो गहलोत सरकार ने किया है। ये अत्याचारी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। आप देखिए, दलितों पर 8,000 से ज्यादा मुकदमे 2022 में दर्ज हुए हैं। 8,000 से ज्यादा सिर्फ दलितों को 2022 में। ये कैसा प्रदेश बन गया? उसी तरीके से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के घरों को बुलडोजर से उड़ाने का काम, पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने का काम, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम और वहीं रोहिंग्यों को बसाने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। ऐसे अत्याचारी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको हमको समझना चाहिए। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाई जो हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलाते हो और रोहिंग्यों को बसाने का काम करते हो, आधार कार्ड दिलाते हो, उनको वोटर आईडी लिस्ट में जुड़वाते हो। आप बताइए, ऐसी अत्याचारी सरकार रहनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार जो वोट के लालच में वोट बैंक खड़ा करने का काम करे और देशद्रोहियों को समर्थन करे, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? अगर नहीं देना है तो गांव-गांव जाकर के ये संदेश दे दो कि अब राजस्थान सहने वाला नहीं है और इनको उठार करके फेंक देने वाला है। इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्पीड़न में नंबर 1, पक्षपात में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1 ये है यूपीए की सरकार। और दूसरी ओर एक हमारी सरकार है जो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो बिना भेदभाव के राजस्थान को भी आगे बढ़ने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे और विकास के लिए नए आयाम दे रहे हैं। मैं आज
इसी मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं। वो कल रात फ्रांस से लौटे हैं, यूएई से लौटे हैं और उनको फ्रांस में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैक्रोन ने, फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ईयर ऑफ ऑनर, ये इससे सम्मान किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आजाद भारत में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिसको ये सर्वोच्च पद मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको सबसे ज्यादा देशों से भारत के प्रधानमंत्रियों में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसलिए मित्रों, एक तरफ उत्पीड़न, एक तरफ अत्याचार, एक तरफ पक्षपात और एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी मंत्र लेकर के चले। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल देने का काम उन्होंने किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में भी 4 करोड़ 40 लाख भाइयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की अति गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम रह गई है, 10% से भी कम। और भारत की अति गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। यह भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा हो। मित्रों, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, अब जल जीवन मिशन की बात कीजिए, 9 करोड़ 50 लाख घरों को पानी से जोड़ा गया है। और राजस्थान में 31 लाख घरों में नल का पानी पहुंचा दिया गया है। इस काम को किया गया है, ये भी हमको ध्यान रखना। राजस्थान जो हमेशा पानी के लिए तड़पता रहा, आज हमारा संकल्प है कि हम हर घर को पक्के पाइप और उसको पानी पहुंचाने का काम, नल से जल देने का काम, इसको हम करने वाले हैं। उसी तरीके से शौचालय में जहां 11 करोड़ शौचालय बने, वहीं 83 लाख शौचालय इज्जत घर राजस्थान में बने हैं और विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फिर से उसकी किस्त मिलेगी, लेकिन 2000 रुपए हर चौथे महीने, साल का 6000 रुपए, और ये 11 करोड़ 78 लाख किसानों को खाते में पहुंचाया जाता है, जिसमें 70 लाख किसान राजस्थान के हैं जिनके खाते में 2000 हर चौथे महीने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचाते हैं। बोलिए, ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबकी चिंता मोदी जी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर 12 करोड़ शौचालय बनाए तो आप बताइए कि इस इज्जत घर से महिलाओं को इज्जत, उनका ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया? उनकी चिंता हुई कि नहीं हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 4 करोड़ घर बनते हैं और 30 लाख से ज्यादा घर अगर राजस्थान में बनते हैं, तो बोलिए गरीब लोगों की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? मित्रों, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और एक तरफ उत्पीड़न, अत्याचार, पक्षपात। हमें तय करना है कि हमें राजस्थान की जनता को किस ओर ले जाना है। निश्चित रूप से हमको विकास की ओर ले जाना है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, पिछले 5 साल में कोरोना आया, कोरोना
शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक था, सबसे बड़े महामारी थी, सबसे बड़ी त्रासदी थी। देश के सभी के आर्थिक जगत सब हिल गया। यूक्रेन की लड़ाई हुई, सप्लाई चेन का विषय आया, आर्थिक मंदी आई दुनिया में, बड़े बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डोल गई, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि पिछले 9 सालों में और विशेष करके पिछले 5 साल में कोरोना के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पिछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और मित्रों, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि सबसे स्थिर और सबसे स्टेबल अगर किसी की इकोनॉमी है, अर्थ जगत है, तो वो भारत की अर्थ जगत है। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भारत इन्फ्लेशन में सबसे कम है और जीडीपी में सबसे ज्यादा है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे खाद्य सामग्री की इन्फ्लेशन 2.9% है, जहां अमेरिका की इन्फ्लेशन 8% है, जहां ब्रिटेन का इन्फ्लेशन 11% है, जहां मेरे पड़ोस का पाकिस्तान 48% महंगाई है, वहां भारत की महंगाई 2.7% है। ये हमको समझना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि ब्रिटेन जैसे देशों का उनकी ग्रोथ रेट 3%, 4%, 5%, यूरोप की 5% और भारत की ग्रोथ रेट 8.7% पर खड़ी है। इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इसीलिए कहा जाता है कि आशा की किरण अगर कहीं साउथ एशिया में दिखता है तो वो आशा की किरण भारत दिखता है। ये बात कही जाती है। मित्रों, आपको इस बात की भी खुशी होगी कि आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का 500% ग्रोथ हुआ है, 500% का ग्रोथ हुआ है। ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, 9 साल पहले 92% मोबाइल विदेश से आता था, हम इंपोर्ट करते थे 92%, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का होता था। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत 97% मोबाइल अब भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह परिस्थिति आप मित्रों, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का मार्केट बन गया। स्टील में हम चौथे नंबर से मैन्युफैक्चर में दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम आगे खड़े हैं। दुनिया का 40% से ज्यादा भी डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। जहां कांग्रेसी कहते थे कि गांव में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा, क्यों होगा। अभी तो मोदी जी फ्रांस में गए तो फ्रांस में उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि भारत में आना और कोई पैसा कैश लेके मत आना, सिर्फ अपना मोबाइल लेकर के आना और भारत में तुमको डिजिटल ट्रांजैक्शन से तुम्हारा सारी यात्रा पूरी हो जाएगी। ये बात हमको ध्यान देनी चाहिए। इसलिए मित्रों, किस तरीके से आगे बढ़ा है देश, वो भी हमको समझना चाहिए। संस्कृति की बात करें तो चाहे राम मंदिर बनाने का विषय हो, बताइए अगले साल भव्य राम मंदिर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमारा सपना था कि नहीं? हम सबका सपना था कि नहीं? पूरा हुआ कि नहीं? केदारनाथ धाम का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? उसी तरीके से सोमनाथ टेम्पल का जीर्णोद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? और अब पुष्कर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। 40 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए उस पर भी खर्च होंगे, 40 करोड़ उस पर भी खर्च होंगे और वहां ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। इसलिए मित्रों, हमारी कोशिश है कि हम संस्कृति की रक्षा करें, गौरव संभालें, आगे बढ़े। और आगे बढ़ने में एक रोड़ा है, वो रोड़ा राजस्थान में उत्पीड़न का है, अत्याचार का है, पक्षपात का है और गृह लूट गहलोत सरकार का है। इसको हमको छुट्टी पानी है और विकास को नीचे तक पहुंचाना है। इसका हमको आगे बढ़ाना है। मित्रों,
अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो चाहे सड़क ले लो, आप बताइए आपको 9 साल में फर्क दिखा कि नहीं दिखा? अंडरपास, ओवरपास, एलिवेटेड रोड, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन दिखा कि नहीं देखा? आपको मुंबई से दिल्ली का कॉरिडोर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राजस्थान का उससे विकास होगा कि नहीं होगा? मेट्रो रेल का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एयरपोर्ट्स का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मित्रों, एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज 400% बजट रेलवे का राजस्थान का बढ़ाया गया है, 400% बजट बढ़ाया गया। इसलिए मित्रों, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि विकास के नए आयाम लिखे गए हैं और विकास को आगे बढ़ाने का काम, उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। अभी 8 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीकानेर आए थे और 24,300 करोड़ रुपए के या तो शिलान्यास कर गए या उद्घाटन कर गए। वो राजस्थान की उन्होंने तस्वीर बनाई। और उसी तरीके से भिवाड़ी में ट्रांसमिशन सेंटर 1,03,040 करोड़ का वो भी दिया है। और मुझे एक बात की खुशी है, मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा, वसुंधरा जी आप पहले विपक्ष की नेता थी, बाद में आप मुख्यमंत्री बनी, बताइए उस समय कितने मेडिकल कॉलेज थे और मोदी जी के आने के बाद 23 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को दिए गए कि नहीं दिए गए? हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज, जिसमें मुझे याद है कि 7 मेडिकल कॉलेज खुल गए थे और बाकी मेडिकल कॉलेज खुले जा रहे हैं। इसलिए विकास की एक नई कहानी हमारे नेताओं ने, हमारे एनडीए की सरकार ने किया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके सामने में आप कहोगे कि जेपी नड्डा ने एक पोस्टर उठा करके फेल्ड रिपोर्ट गहलोत की दिखा दी। ऐसा मैं सिर्फ पोस्टर नहीं दिखाता हूं, मैं पत्रकारों को याद दिलाना चाहता हूं। बताइए, गहलोत सरकार ने कहा था कि नहीं कहा था कि एग्रीकल्चर के मशीन पर, फार्मर्स के ट्रैक्टर पर हम जीएसटी को हटा देंगे? कहा था कि नहीं कहा था? हटा दिया क्या? हटाया क्या? बताइए, कहा था कि नहीं कहा था कि मैं स्पाइस बोर्ड बनाऊंगा? कहा था कि नहीं कहा था? स्पाइस बोर्ड बन गया क्या? कहा था कि नहीं कहा था कि हम एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को आगे बढ़ाएंगे? बढ़ा दिया क्या? बढ़ा क्या? आप बताइए। उन्होंने कहा था कि मैं जल घर में पहुंचाऊंगा, किया क्या उन्होंने? किया क्या? मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का बैकलॉग मैं खत्म करूंगा। कर दिया क्या? मेघवाल जी किया क्या? आप तो सब जानते हैं, किया क्या राठौर साहब? वसुंधरा जी किया क्या? ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। बताइए, कहा था कि हम शहीदों के पत्नियों को नौकरी देंगे और उनका घर बसाएंगे। किया क्या? आज 2 बहनें आई, मैं करोड़ीमल जी को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी है। और मैं आपको वायदा करता हूं कि आगे हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और उनका न्याय दिलाएंगे, इस बात का आपको विश्वास है। इसलिए मित्रों, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो गहलोत की पार्टी है, ये हर तरीके से घोटाले करती है। दूसरा रिपोर्ट कार्ड बताऊं क्या? आप बताइए, वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 511 मामले दर्ज हुए कि नहीं हुए? और उनका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। आप बताइए, गहलोत परिवार के लोग हजारों के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? परिवार का पोषण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये इनका रिकॉर्ड है। मित्रों, आप बताइए, मैं भरतपुर गया था, भरतपुर के मंत्री की पति ने रेप और मर्डर का केस है कि नहीं है? भरतपुर के मंत्री के, मैं ठीक बोल रहा हूं, भरतपुर के मंत्री के पतिदेव पर मर्डर का और रेप का केस है कि नहीं है? और गहलोत सरकार उसको बचा रही है कि नहीं बचा रही है? ये अत्याचार है कि नहीं है? ये उत्पीड़न है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या?
मित्रों, आजकल इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है और वो है पीडीए। और पीडीए क्या है? पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। मैं पीडीए को कहना चाहता हूं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टीज अलायंस है। ये प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टीज अलायंस है। ये परिवारवाद को बचाने का तरीका है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी अखिलेश और डिम्पल की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? बोलिए ना, अखिलेश और डिम्पल की पार्टी है कि नहीं है? ये आरजेडी, लालू, अपनी उसकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, इस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इसी को बचाने के लिए अलायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, टीएमसी ममता और उसका भतीजा अभिषेक की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चंद्रशेखर राव की भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस, ये बताइए, केसीआर, केटीआर के बाद कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद उदयनिधि, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये शिवसेना उद्धव और आदित्य की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, हमारे पवार साहब, हमारे दो पवार और सुप्रिया सोले की पार्टी परिवार की पार्टी बनी कि नहीं बनी? मित्रों, ये पीडीए, ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, यह प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टीज अलायंस है। ये सब लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए ये अलायंस में आते हैं और मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए काम में जुटते हैं। ये हमको फर्क समझना चाहिए। इसलिए मेरे से कल एक पत्रकार ने पूछा, ये आपको ये जो अलायंस हुआ है इसके बारे में क्या कहना है? मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, ये तस्वीर बनाने के लिए अच्छा है कि एक साथ तस्वीर बनती है। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, ये तो पहले से ही एक थे, इसमें नई बात क्या है? आप बताइए कि ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? ये समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? आप बताइए, जेडीयू और आरजेडी साथ लड़े थे कि नहीं लड़े थे? आप बताइए, टीएमसी और कम्युनिस्ट साथ लड़े थे कि नहीं लड़े थे? ये तो पहले से मिले, कौन किसको क्या देगा? कोई किसी को कुछ नहीं दे सकेगा। बचाने का इरादा सिर्फ ये है कि इनके ऊपर केस न हो और इनके परिवारों को बचाया जाए। ये परिवार बचा रहे हैं, ये पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं और मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। इस बात को हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, ये अच्छा, आप देखिए कांग्रेस पार्टी, अब ये भी बताइए, माँ बेटा बेटी की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर। गहलोत भी कॉन्ट्रैक्ट पर है और सचिन तो सब कॉन्ट्रैक्ट पर। ये सबलेटिंग है का, बाकी सब परिवार की पार्टियां हैं, ये परिवार लोग चलाते हैं। इसलिए मित्रों, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देनी है और राजस्थान पर लगा हुआ ये दाग भ्रष्टाचार का, ये दाग अनाचार का, ये दाग अत्याचार का, ये दाग उत्पीड़न का, इसको मिटाना है। गहलोत को घर बैठाना है। राजस्थान अब सहने वाला नहीं है, हमने आगे बढ़ना है और विकास की नई गाथाएं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये राजस्थान की धरा है, शक्ति और भक्ति की भूमि है। यहाँ का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो 50 डिग्री टेम्परेचर भी काम करता है और 0 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करता है। इसलिए राजस्थान के स्वाभिमान को बचाने के लिए नहीं सहेगा। राजस्थान में आपका समर्थन करने के लिए इतनी विशाल समूह के रूप में आज यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है।